अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। हम क्लास 10th का सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा, सिंपल पेंडुलम पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी और कुछ हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस किए। आज हम एक और नए आर्टिकल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उस आर्टिकल का नाम है वेव। हम ये देखेंगे कि वेव क्या चीज़ होती है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक वाटर टब है, ठीक है। वाटर का जो टब है, इस लेट्स ये वाटर का टब मैंने बनाया हुआ है। इसके अंदर हम लोग बिल्कुल सेंटर के अंदर, मिड पॉइंट के अंदर अगर हमने कोई पेंसिल पकड़ लें और उसके साथ यहाँ पर डिप करें, एक बार करेंगे आप और 2-3 दफ़ा अगर ऐसा करते हैं, रेपिटेशन करते हैं, तो क्या होगा, आपको यहाँ से लेयर्स प्रोड्यूस होती हुई नजर आएंगी। अब देखिए, हमने मिड के अंदर जो है 2-3 दफा पेंसिल को डिप किया था, उसकी वजह से क्या होने लग गया, बेसिकली लेयर्स प्रोड्यूस होने लग गई। लेयर्स कैसे प्रोड्यूस हुई, यहाँ पे मैंने आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने हैं, मेरे साथ कहिएगा आप लोग। देखिए, जब मैं मिड के अंदर यहाँ पे कैसे पेंसिल डिप करता हूँ, तो क्या होगा, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल नेक्स्ट वाले वाटर मॉलिक्यूल के साथ जाकर कोलाइड करेगा, टकराएगा। उसके साथ टकराने की वजह से वो वाला मॉलिक्यूल थोड़ा सा आगे चला जाएगा और ये वाला जो मॉलिक्यूल जाके टकराया है, ये टकरा के वापस आ जाएगा। क्योंकि हमने न्यूटन थर्ड लॉ को नहीं भूलना। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। तो ये वाला फर्स्ट मॉलिक्यूल सेकेंड वाले मॉलिक्यूल के साथ जाके टकराएगा, ये वाला मॉलिक्यूल आगे जाएगा और ये फर्स्ट मॉलिक्यूल वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। इसी तरह ये इसका काम चलता चला जाएगा। तो हमने देखा क्या, हमने यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व की कि मैटर तो ट्रांसफर नहीं हुआ। कौन सी चीज ट्रांसफर हुई, एनर्जी ट्रांसफर हुई। तो आपकी बुक के अंदर ये एमसीक्यूज भी है, वेव्स ट्रांसफर, मोमेंटम, सॉरी मैस आ जाएगा, मैटर कह सकते हैं आप इसको, या और भी 2-3 ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो आप चूज करेंगे एनर्जी को। क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली सीख लिया। यहाँ पे मैं बना भी देता हूँ, फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल लेट ये मिड के अंदर था, सेकंड ये वाला है, थर्ड ये और आगे फोर्थ। अब फर्स्ट मॉलिक्यूल के ऊपर एक डिस्टर्ब किया हमने मीडियम को, ये वाला फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल जाके इसके साथ कोलाइड करेगा, टकराएगा। जब ये इसके साथ जाके कोलाइड करेगा तो ये वाला मॉलिक्यूल आगे जाएगा, जबकि ये फर्स्ट मॉलिक्यूल वापस अपनी मेन पोजीशन पर आ जाएगा। तो हमें सीखने को ये मिलता है कि फर्स्ट फोर्स जो है वो सेकंड फोर्स के इक्वल तो है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। या इस बात को आप भूल जाइए कुछ वक्त के लिए, सिर्फ आप इस बात पे गौर करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट मॉलिक्यूल सेकंड मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा, खुद अपनी फर्स्ट मीन पोजीशन पे आ जाएगा और इस तरह से मैटर ट्रांसफर नहीं हुआ। पहले वाला मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी सेकंड वाले मॉलिक्यूल को दे देगा और इस तरह से ये हमने सीख लिया कि मैटर ट्रांसफर नहीं होता वेव्स के अंदर, लेकिन ट्रांसफर होती है एनर्जी। एक एमसीक्यूज भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेव। तो देखिए, मैंने मीडियम के अंदर क्या किया था, एक पेंसिल को डिप किया था, इसका मतलब है एक मीडियम को मैंने डिस्टर्ब किया था। तो डिस्टर्बेंस इन द मीडियम इज नाउन एज वेव। आप मजीद भी ये लिख सकते हैं कि वेव्स ट्रांसफर एनर्जी एंड वेव्स डू नॉट ट्रांसफर मैटर, यानी मैटर को वो ट्रांसफर नहीं करती हैं, जस्ट हमारे पास एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं। तो इतनी सी बात जो हमने सीखी है हम यहां पर लिख देते हैं, डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस आई है, डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच ट्रांसफर एनर्जी, जो एनर्जी को ट्रांसफर करें, विच ट्रांसफर एनर्जी एंड डू नॉट ट्रांसफर मैटर। तो ये डेफिनेशन मैंने इसलिए लिखी है ताकि आपको ये याद रहे एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग कि वेव जो है जस्ट वो एनर्जी को ट्रांसफर करती है। इट मींस कि
अगर अगला पार्ट इसका जो आर्टिकल है या अगली जो स्टेटमेंट है वो ये है कि वेव्स ट्रांसफर करती हैं एनर्जी बट दे डू नॉट ट्रांसफर मैटर। तो यहाँ से आपकी एक डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। इसका वेव कह दें आप अपनी बात लिख के। तो अब ये वेव तो हमने समझ लिया, वेव का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है हम। अब वेव्स की टाइप्स होती हैं जिनके हम लिखते हैं। एक तो हमारे पास होंगी मैकेनिकल वेव्स। फर्स्ट type of wave is mechanical wave, other is electromagnetic waves। अब यहां पर हमने दो टाइप्स लिख ली हैं। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल वेव्स एंड अदर वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम इनको पढ़ेंगे तो जरूर, लेकिन हम यहाँ पर आज एक और भी चीज आपको सिखाएंगे। क्या आप लोग जानते हैं कि हमें जिन्नात नजर नहीं आते, फरिश्ते भी नजर नहीं आते। तो इसकी रीजन भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। हमने इस्लाम के अकॉर्डिंग तो सीख लिया है, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या लॉजिक है ये हम यहाँ इस आर्टिकल के रिलेटेड सीख रहे हैं। अब हम मैकेनिकल वेव्स को देखते हैं कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। जरा कुछ लम्हे के लिए सोचिए, अगर ये टब और उसके अंदर वाटर ना होता तो क्या वाटर वेव्स पैदा होती? ऑब्वियसली वाटर वेव्स पैदा नहीं होनी थी अगर हमारे पास वाटर ना होता। इसी तरह से अगर इस माहौल के अंदर से, इस एनवायरनमेंट के अंदर से एयर जो है इसको निगलेक्ट कर दें तो क्या हमारे पास हमारी आवाज एक जगह से दूसरी जगह जा सकेगी? नहीं जा सकेगी, क्योंकि एयर की वजह से ही साउंड एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। अब कुछ लम्हों के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल दी हुई है या हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। एक आप कार्टून का बॉक्स ले लें, उसके अंदर आप एक बेल रख देते हैं और उसको हम एक इलेक्ट्रिक सप्लाई दे देते हैं, बटन लगा देते हैं लेट। अब एक यहाँ पर हम वैक्यूम पंप लगा देते हैं। अब हमने ये सप्लाई जो है बटन को जब ऑन कर देंगे तो हमें बेल अंदर बज रही होगी, उसकी साउंड सुन रही होगी। नाउ अगर हम वैक्यूम पंप की मदद से इस बॉक्स के अंदर से एयर को निगलेक्ट करना शुरू कर दें, इजेक्ट करना शुरू कर दें, इट मींस हम वैक्यूम पंप की मदद से यहाँ से हवा को खारिज कर देते हैं, निकाल देते हैं। अगर यहाँ से एयर निकल जाती है, इजेक्ट हो जाती है, तो जैसे जैसे इजेक्शन ऑफ एयर होगी वैसे वैसे आपको साउंड सुनाई देना कम होता जाएगा और एक लम्हा आएगा कि आपको बिल्कुल भी साउंड नहीं सुनाई देगा। यहाँ इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये सीखने को मिलता है कि साउंड जस्ट बिकॉज ऑफ एयर ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, अदरवाइज साउंड ट्रेवल नहीं होगा। अब अगेन अगर वैक्यूम पंप की मदद से हम एयर को बॉक्स के अंदर जाने दें तो जैसे जैसे ये एयर बॉक्स के अंदर जाएगी हमें आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाएगी। तो हमें ये सीखने को मिला कि कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनको प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसी मटेरियल मीडियम के ज़रूरत होती है। तो ऐसी वेव जिनको पैदा करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। ऐसे मीडियम को हम लोग बेसिकली मैकेनिकल वेव्स कह रहे होते हैं। क्या इसकी कोई एग्जांपल्स भी हैं? ऑब्वियसली एग्जांपल्स हैं। मैंने आपको फर्स्ट बताया था कि वाटर वेव्स, जिनको आप रिपल वेव्स भी कह रहे होते हैं, और एक मैंने एग्जांपल और आपको दी साउंड वेव्स। तो ये दो ही डेफिनेशंस हम लोगों ने अभी तक मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन को सीखा और इसकी एग्जांपल भी हम लोगों ने सीख ली है। आया अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ऐसी वेव्स जिनके लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है, या इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं मीडियम वेव्स। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। द वेव्स which require material medium
फॉर देयर प्रोपिगेशन। ये प्रोपिगेशन का मतलब ये होता है नशरो अशात, यानी एक जगह से दूसरी जगह वेव फैलेगी। वेव के फैलने के लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। ऐसी वेव्स को बेसिकली हम लोग मैकेनिकल वेव्स कह रहे होते हैं। अगर आप इसकी एग्जांपल बताना चाहें तो आपके पास है वाटर वेव्स, सेकेंड वन इज वाटर वेव्स, वाटर वेव तो हमने लिख ली है, वाटर वेव्स, और सेकंड हमारे पास थी साउंड वेव्स। इन वेव्स को मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। अब ऐसी वेव्स जिनको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी। कुछ लम्हे के लिए सोचिए कि अगर ये हमारे पास सन है, सूरज है, और इधर हमारे पास अर्थ है, इन दोनों के बिटवीन गैप है, स्पेस है। अब ये भी हम लोग जानते हैं कि सन के ऊपर, सूरज के ऊपर फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिनकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। लेकिन हम जानते हैं कि हम तक सिर्फ वो लाइट पहुंच रही होती है, जबकि हमारे पास साउंड नहीं पहुंच रहा होता। इसका मतलब ये हो गया कि सन और अर्थ के दरमियान एयर मौजूद नहीं है, स्पेस है। इस वजह से हमारे तक साउंड तो नहीं पहुंचती, लेकिन हम तक लाइट पहुंच जाती है। इस बात का मतलब ये हुआ इनके दरमियान मीडियम नहीं है, बट लाइट हम तक पहुंच चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं such waves which do not require material medium for their propagation should be known as electromagnetic waves। ठीक है, ऐसी वेव जिनको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो हम यहाँ पर ये डेफिनेशन लिख लेते हैं कि द वेव्स which do not require material medium for their propagation are called electromagnetic waves। देखिए, हम हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं, वहाँ पर लेट्स अगर किसी की बोन इंजरी हो जाती है तो हमारे डॉक्टर हजरात जो होते हैं एक्स रेज कर रहे होते हैं, जिसे एक्स रे कह रहे होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर से एक्स रेज गुजर जाती हैं, बट हमें नज़र आती हैं? नहीं नज़र आती। तो इट मीन्स कि इनकी एग्जाम्पल जो हो गई एक्स रेज हो गई। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग गैमा रेज यूज़ कर रहे होते हैं, या थायराइड ग्लैंड के लिए भी हम लोग गैमा रेज यूज़ कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर से गैमा रेज गुजर जाती हैं, क्या वो हमें गैमा रेज नज़र आती हैं? ऑब्वियसली हमें नज़र नहीं आती। तो इट मीन्स वो भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसी तरह हम हर तरफ से कमरा को बंद कर दें तो हम तक पहुंचने वाली रेडियो वेव्स क्या हमें नज़र आ रही होती हैं? नहीं, ऑब्वियसली हमें नज़र नहीं आ रही होती। आप चाहे तहखाने के अंदर चले जाएं, तब भी आप तक रेडियो वेव्स पहुंच रही होती हैं। माइक्रोवेव ओवन के अंदर हम पिज़्ज़ा रख देते हैं या कोई भी हम मटेरियल रख देते हैं गर्म करने के लिए, उस मटेरियल के अंदर से या पिज़्ज़ा के अंदर से माइक्रोवेव्स गुजर रही होती हैं, क्या वो हमें नज़र आ रही होती हैं? नहीं। तो इट मीन्स वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। रेडियो वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। और इसी तरह से इंफ्रारेड, हम सर्दियों के अंदर आग सेक रहे होते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे, तो हमारी बॉडी के अंदर से रेडिएशंस गुजर रही होती हैं, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती हैं। एक मिनट के ब्रेक लगा लें। हाँ जी, तो बच्चों हम ये कह रहे थे कि ऐसी वेव्स जिनको गुजरने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह रहे होते हैं। मैंने एग्जांपल के ऊपर आपको ये एक सीरीज लिख दी है। ये 7 वेव्स जो आपको नज़र आ रही हैं, बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। आप इनमें से कोई से 2 या 3 एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दें तो आप लोगों का काम हो जाएगा। नाउ
मैंने आपको स्टार्ट में एक बात की थी कि हमें घोस्ट वगैरह नज़र क्यों नहीं आ रहे होते, तो उसका आंसर बड़ा सिंपल सा है। देखिए, हम जानते हैं कि जिन्नात जो होते हैं वो बेसिकली आग से बने हुए होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। एक नॉर्मल इंसान, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक नॉर्मल इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट यानी एनर्जी की बनी हुई चीज़ों को नहीं देख सकता। वो हमारे पास से गुजर जाती हैं बट हमें नज़र नहीं आती। रीज़न उसके पीछे क्या है कि एक नॉर्मल इंसान जो है वो बेसिकली विजिबल रीजन को ही देख सकता है। इससे ज़्यादा एनर्जी वाली वेव्स को वो नहीं देख सकता। तो जिन्नात की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। आई थिंक सो दे लाई इन अल्ट्रा वायलेट रीजन, सो वी कैन नॉट सी द घोस्ट। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक हमने वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स को ही पढ़ा है। कुछ लम्हों के लिए मैं ये व्हाइट बोर्ड इरेज कर लूँ, फिर हम नेक्स्ट मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स देखते हैं। हमने वेव्स और उनकी टाइप्स को देख लिया है कि वेव्स क्या होती हैं, डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, उसको हम बेसिकली कह रहे होते हैं वेव। वेव की दो टाइप्स होती हैं, नंबर वन मैकेनिकल वेव्स, अदर वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम ये देखेंगे कि मैकेनिकल वेव्स की भी दो टाइप्स होती हैं। उनके नाम क्या हैं? एक तो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, अदर वन इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो यहाँ पर आप मेरे साथ रहिएगा। हम देखते हैं हमारे पास अगर एक स्ट्रिंग हो, उस स्ट्रिंग का एक सिरा जो है, एक एंड जो है वो हम किसी फिक्स चीज या सपोर्ट के साथ बांध देते हैं। दूसरा एंड जो है स्ट्रिंग का वो मेरे अगर हाथ में हो, उसको अगर मैं परपेंडिकुलरली ऐसे ओसिलेट करूं या जर्क दूं तो क्या होगा, ये वाली जो स्ट्रिंग है आपको कुछ देर के लिए यूं देखने को नजर आएगी। हमने ये देखा कि मटेरियल मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली परपेंडिकुलर प्रोपिगेट कर रहे हैं। यानी परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर मींस वो वाई एक्सिस के अंदर मूव कर रहे होते हैं। बेसिकली हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस, अदर वन इज वाई एक्सिस। तो देखें मटेरियल मीडियम जो है वो वाई के अलोंग मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं। यहाँ भी देखें आपको वाई के अलोंग मूव करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर मजीद देखिए आपको फिर वाई के अलोंग, यहाँ पर भी वाई के अलोंग ही नजर आएंगे। तो ऐसे मटेरियल पार्टिकल्स जिसके अंदर वो मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन मूव कर रहे होते हैं, ऐसी वेव्स को बेसिकली हम लोग ट्रांसवर्स वेव्स कह रहे होते हैं। मैं यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिख रहा, आप लोग बुक वाली डेफिनेशन को फॉलो कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर डीप कॉन्सेप्ट उसका दे चुका हूँ। देखिए, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि परपेंडिकुलर अगर मटेरियल पार्टिकल्स ओसिलेट करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव, यानी वेव की जो मोशन होगी उसके अगर परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं ये मटेरियल पार्टिकल्स, तो हम ऐसी वेव को ट्रांसवर्स वेव्स कह रहे होते हैं। इसके अंदर एक मजीद शार्ट क्वेश्चन छुपा हुआ है, हम उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, ये वाली जो पोजीशन आपको नजर आ रही है ये बेसिकली हमारे पास मीन पोजीशन है, और ये वाली जो पोजीशन आपको नजर आ रही है इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो हमने लास्ट भी ये सीखा था कि द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, या द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को आप एम्पलीट्यूड कह रहे होते हैं। खैर, ये वाली मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन का जो अपर पार्ट है, ये वाला जो जितना भी पार्ट आपको नजर आ रहा है ये मीन पोजीशन से अप है, ऊपर है। द अपर पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, द अपर पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इज कॉल्ड क्रस्ट। तो आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ? तो बहुत इजी है। देखिए, जो वेव का अपर पार्ट होगा बस्ती पोजीशन से, मीन पोजीशन से, उसको हम क्रस्ट का नाम दे रहे होते हैं। अब ये भी तो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से ये बिलो है। तो ये द पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स
which is below from mean position should be known as trough. तो आपको उम्मीद करता हूँ क्रस्ट और ट्रफ के अंदर समझ आ गई होगी कि क्या डिफरेंस रखते हैं। अगर वेव का अपर पार्ट होगा तो इसे आप ट्रांसवर्स वेव का क्रस्ट कह रहे होते हैं। अगर लोअर पार्ट होगा फ्रॉम मीन पोजीशन तब आप इसे ट्रफ कह रहे होते हैं। अदर वन पार्ट इज हमने मैकेनिकल वेव की एक टाइप पढ़ ली, ट्रांसवर्स वेव्स। हम अगली टाइप इसकी पढ़ते हैं जो कि है हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। देखिए बच्चों, अगर मेरे पास ये स्प्रिंग है इस तरह से, या यूं कह लेंगे ये ऐसे है, एक स्प्रिंग है मेरे पास, स्लिंकी स्प्रिंग, उसका एक एंड जो है वो मैंने किसी फिक्स बोर्ड के साथ बांध दिया है, दूसरा एंड जो है वो मेरे पास है। अगर इसको मैं यूं कंप्रेस कर दूं तो ये अपनी मीन पोजीशन के गिर्द मूव करने लग जाएगा। लेकिन ये वाला देखिए एक्सिस कौन सा है, ये वाला एक्सिस तो हमारे पास एक्स एक्सिस है। अगर ऐसी वेव जिसके अंदर मटेरियल पार्टिकल जो हैं वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन मूव करें, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब ये है अलोंग एक्स एक्सिस मूव करें, तो ऐसी वेव को बेसिकली हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कह रहे होते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर इस वेव को मैं कंप्रेस कर देता हूं तो आपको ये वेव कुछ यूं देखने को मिलेगी। तो ये वेव बेसिकल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो स्लिंकी स्प्रिंग के जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं। इस तरह के फेनोमेना को हम लोग कंप्रेशन कह रहे होते हैं। इसी वजह से लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को एक और नाम दिया जाता है कंप्रेशनल वेव्स, क्योंकि ये कंप्रेस हो जाती हैं। अगर इसको यहाँ से रिलीज होगी तो इसके जो स्प्रिंग के पार्ट्स हैं वो बेसिकली फार्दर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए इसका डिस्टेंस इंक्रीज हो गया है, यहाँ पर आपको जो डिस्टेंस देखने को मिल रहा था वो बिल्कुल कम था। इस तरह के जो फेनोमेना होगा इसको हम लोग रेयरफेक्शन कह रहे होते हैं। तो ये डिस्टेंस, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन वो होता है जहां पर वेव्स के पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं। रेयरफेक्शन वो होता है जहां पर वेव्स के पार्टिकल एक दूसरे से फार्दर होते हैं। हमने आज समरी पेश कर देता हूं क्या कुछ सीख लिया। हमने सीखा कि वेव्स क्या होती हैं, वेव्स की टाइप्स क्या होती हैं। हमने ये कहा मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो वेव की टाइप्स हैं। फिर हमने मैकेनिकल वेव की दो टाइप पढ़ी। नंबर वन इज ट्रांसवर्स वेव्स, अदर वन इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। हमने ये भी सीखा कि ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर क्रस्ट और ट्रफ होता है, जबकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के अंदर हमारे पास कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ आ गई होगी। अगर समझ आ रही है तो प्यारे बच्चों कमेंट के अंदर हमें अप्रिशिएट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।